वो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें थी और निश्चित तौर से ये रोशनी इस बात को इशारा करती है कि भारत न सिर्फ खुद को रोशन कर रहा है बल्कि दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार और तत्पर नजर आ रहा है। बढ़ती हुई ये रोशनी, सतरंगी रोशनी सबको जिक्र कर रही थी। अफ्रीकी नेशंस को G20 में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करना, सबकी आवाज को मंच देना, ये भारत की सोच है और भारत हमेशा से सबको शामिल करके आगे बढ़ने का विचार को आगे बढ़ाता है। तो निश्चित तौर से ये तस्वीरें भी उस दिशा में आगे बढ़ती हैं जहां पर ये रोशन होता भारत मंडपम और यहां से निकलती करने के लिए और लगातार मेहमानों के आने की कराती है। जी हाँ, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जब सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे थे सभी राष्ट्र अध्यक्षों का G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत, जो कोणार्क चक्र था वो बताता है किस तरह से कि भारत लगातार प्रगति भी कर रहा है। भारत की संस्कृति, सभ्यता को बताता है। साथ ही साथ हमने देखा जिस तरह से नटराज की मूर्ति भारत मंडपम में है, वो भी भारत के उस इतिहास को ही बताती है जिसको लेकर भारत न सिर्फ तमाम मंचों पर उसकी ताकत को बताता रहा है। से आबो हवा का भी कह सकते हैं क्योंकि तमाम देशों के झंडे लहराते हुए एक दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर चलने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से विश्व की बेहतरी के लिए जो कदम उठाने हैं, भारत मंडपम की जो तस्वीर है वो अब इस पर दुनिया भर की नजरें लगी हैं। और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय भट्टाचार्य जी हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका जुड़ने के लिए। इसके अलावा शुभमोय भट्टाचार्य, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, सबसे पहला सवाल ऊपर भी काफी अहम महत्व दिया गया है और ये एक वैसा ही प्रतीक है जो कि भारत बहुत मशहूर है अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपने कल्चर के लिए, और ये एक वैसा मौका है जिसमें हम अपने आए हुए अतिथियों को उसका एक झलक दिखा पाए। बिल्कुल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत मंडपम आई को भी दर्शाता है। सर, आप किस तरह से देखते हैं कम समय में जब नेता एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका एक ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है? भट्टाचार्य जी। प्रेसिडेंट सीसी को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई क्योंकि मैं मिस्र में राजदूत रहा हूँ और हमारे जो संबंध है वो बहुत ही निकट और घनिष्ठ और मजबूत है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी रूप दिया। मिस्र एक इनवाइटी के रूप में और एमिरेट्स भी वैसे ही। तो ये इनका जो किस्सा है उससे भी बहुत पुराना है और कैसे एक तरफ से बायलैटरल का प्रगति होता है, रीजनल का रिलेशंस बनते हैं। तक एक छवि पहुंची थी, उसका एक बड़ा तरीके से कहा जा सकता है नालंदा उसकी एक प्रतिकृति रहा है। सर, किस तरह से आप देखते हैं जब ये सिंबॉलिक ही नहीं होता, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब आप नालंदा का एक बैकड्रॉप रखते हैं पीछे, आप दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? ये आप तो जानते होंगे कि नालंदा शायद विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी रह चुका है जी। नालंदा, विक्रमशिल, तक्षशिला, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पे देश था, अपना जो फिलॉसफी था, जो हिस्ट्री का जो डायलेक्टिक्स था, उसका जो अध्ययन होता था, वो सारे विश्व में प्रभाव किया हुआ है जी। आज अगर आप देखें कि साउथ ईस्ट एशिया का जो राज्य है जहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म का बहुत भारी प्रभाव है, वो ऐसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर चल। सर, आपको विनम्रता से रुको क्योंकि जब नालंदा की बात करते हैं, इस इलाके की बात करते हैं, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का नाम स्वतः मन में आता है और भारत ये हमेशा से कहता है ये भगवान बुद्ध का जो शांति का संदेश है वो दुनिया भर में आगे बढ़ाता है। तो विश्व शांति की बात को वैश्विक मंचों पर सबसे मुखरता से रखने वाला देश भारत, अगर वो महावीर भगवान बुद्ध के नालंदा के लोकतांत्रिक आपकी जो प्रतिष्ठा वो सिर्फ आज ही से नहीं बनता है, वो आपके पुराने चाल चलन वगैरह सब कुछ से बनता है। और ये बहुत बड़ा चीज है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जिसमें हम लाइफ का, हम खासकर जो इसका जिक्र G20 डिक्लेरेशन में किया गया है, ये लाइफ भारतीय व्यवस्था से कुछ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है कि एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा पहलू होगा और कैसे दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में भारतीयता साफ तौर से दिखाई पड़ रही है, झलक रही है, जहां पे अष्टधातु की मूर्ति के साथ में नटराज की
की मौजूदगी ये बताती है कि किस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियों के साथ में भारत ने अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर स्थापित किया था। उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। तमाम ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में वो समाहित रहा है जिसको लेकर दुनिया आज काफी कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही है। जी आप बात करें। जो कि मैं कहना चाहता था कि जैसे आप देख रहे हैं ये लोग आ रहे हैं, इसमें एक और भी झलक आता है कि भारतीय प्रवासी जो हैं वो भी देश विदेश में जाकर एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपने देखा वो वर्ल्ड बैंक के चीफ जो है बंगा, वो वहाँ पे थे, वो प्रवासी हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यूके के जो प्रधानमंत्री ने जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आर्थिक कॉरिडोर, बल्कि और निश्चित तौर से ऋतु आप जो बात कह रहे थे कि वो बैकड्रॉप अपने आप में मायने रखता है। आप एक इतना बड़ा जब इवेंट करते हैं तो आपको भारत की विविधता को दिखाना होता है। G20 की तमाम बैठकों के दरमियान हमने अपने तमाम शहरों में बैठकें की, लेकिन शिखर सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। बावजूद उसके हम अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से तमाम शिखर नेताओं को रूबरू करा रहे हैं। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, क्या आपको लगता है कि भारत में भी जितने सारे मीटिंग्स हुए हैं इसमें बहुत सारे अनोखे रूप नजर आए हैं पहली बार, और ये भारत ने इसको दिखाया है कि हमारा जो डेमोक्रेटाइजेशन है अपने देश में, एक जो स्पिरिट ऑफ इंक्लूजन है, हमारा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, हमारा जो पार्टिसिपेशन है, वो चाहे युवा का हो, नारी का हो, ये सब अपना हम G20 में सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं, और ये सब बहुत महत्व रखते हैं। हमारा जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा जो हमारा एम्पावर्ड जो सिटीजन्स है, हमारा जो एस्पिरेशंस है, और उसको हम कैसे एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, एक ग्लोबल साउथ का एक वॉइस की तरह हम लोग डेवलप करें, ये बहुत प्रभावशाली रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत प्रभावशाली है। और बदलते भारत जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभमय जी, आप इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर का जिक्र कर रहे थे। ये एक महज फिजिकल कॉरिडोर नहीं होगा, बल्कि कनेक्टिविटी के बढ़ाने के लिहाज से, संबंधों को भी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ाने के लिहाज से भी एक बड़ा एक परिवर्तन लेकर आने जा रहा है। शुभमय जी। बिल्कुल, और इसको अगर आप हर पहलू में देखें, ये वाला जो कॉरिडोर जिसकी बातें हुई है, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेजबान भारत, साथ में सऊदी अरेबिया, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, हर तीनों का प्रेजेंस में ये कॉरिडोर का अनाउंसमेंट एक और दूसरा किसी प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक इकोनॉमिक अलायंस का, आपने कहा, बिल्कुल कहा कि लोगों को साथ में आने का ये भाव विनिमय, कल्चर वगैरह बहुत सारी चीजों का, और उसके पूरे सबके पीछे सशक्त एक आर्थिक बुनियाद को, कनेक्टिविटी का जो तैयार हो रहा है, ये इसके जो हर स्टेप्स हैं वो आने वाले दिनों में हमको दिखेंगे। और मैं समझता हूँ क्योंकि इसके पहले कुछ और कॉरिडोर्स की बात हुई थी हमारे प्रतिवेशी राज्यों वगैरह ने, जिसकी वजह से दुनिया में काफी डिस्टर्बेंस आया था, उसको काउंटर करते हुए ये कॉरिडोर की जो घोषणा है, मैं मानता हूं कि दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ साथ इसका भी बहुत बड़ा अहमियत है, क्योंकि इससे आप अगर इसका कल्पना कीजिए, अगर हम रेल लिंक की ही बात करें या फिजिकल कोई भी कॉरिडोर की बात करें, तो ये किन देशों के बीच में से जा रहा है, और उससे भारत क्या मैसेज, क्या संदेश दे रहा है दुनिया को कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर जी, उसका एक बहुत बड़ा सशक्त रूप में देशों को अपने आप में कोऑपरेशन के लिए हाथ बढ़ाना पड़े। तो मुझे तो लगता है कि ये इसकी घोषणा का जो हर स्टेप्स होंगे, इसके हर बिंदु में इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बयां करता है। मिस्टर भट्टाचार्य जी, आपको लगता है कि अफ्रीकन यूनियन को एक स्थायी सदस्य के तौर पे पूरा इस्तेमाल करते हुए आगे चले, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो 7 जुलाई, ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं, ये वन वर्ल्ड वन फैमिली का एक जैसे कि क्रियान्वयन करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम। तो इसके लिए जो जिसका जिक्र कर रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन को साथ में लाने का,
और उनकी जो जरूरत है उनको हाई टेबल में सामने लाने का ये बहुत बड़ा स्टेप है। एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करूंगा कि बहुत बार कहा जाता है कि G20 और UN के बीच में क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध है। G20 का महत्व इसमें है कि G20 में दुनिया के सबसे बड़े देश जो हैं, 19 देश अभी अफ्रीका यूनियन जुड़ गए हैं, जो 19 सबसे बड़े देश हैं, ये एक साथ में इनके लीडर्स एक साथ में बैठ के बात करते हैं हर साल। तो इनकी जो डिसीजंस होते हैं, इनकी जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होता है। और इसीलिए ये चीज यूनाइटेड नेशन से काफी थोड़ा बहुत हटके है मैं कहूँगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में इस तरीके से, हालांकि सोचा ये गया था कि यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे लोग आएंगे, सारे लीडर्स आएंगे, एक साथ में बैठेंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है बहुत सारे वजह से। लेकिन ये यहाँ पे जो फास्ट डिसीजन मेकिंग का एक जो परंपरा शुरू हुआ है और जो बात की जा रही है एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम देखते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स जब होते हैं और पिछले कुछ दिनों में बदलती जियोपॉलिटिक्स के तहत हमने देखा कि उनकी प्रासंगिकता पे भी सवाल हो रहा है, साथ ही साथ वो कुछ बहुत बड़े निर्णय लेने की तरफ कुछ अड़चन दिखाई दे रहे हैं, जिसका कारण बन रहा है जियोपॉलिटिक्स। आज ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक संकट है, तमाम देश बहुत सारी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे में अगर भारत G20 के पहले दिन कुछ बड़े मकसद निकालने में कामयाब हो जाता है तो इसे आप क्या मानते हैं? देखिए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है आज के दिन पे, वो ज़्यादातर जो UN और उसके बॉडीज़ हैं वो दूसरे महायुद्ध के बाद बने हुए थे और वो 20वीं सदी के जो परिस्थिति थे उसके अनुसार बनाए गए थे। आज 21वीं सदी में हालात बहुत बदल चुके हैं। ग्लोबल साउथ का एक बहुत अहम रोल बन चुका है। इमर्जिंग नेशंस जो है जैसे कि इंडिया, इनका रोल ग्लोबलाइजेशन में और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में बहुत बढ़ चुका है, लेकिन वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का जो डिसीजनों का एक बड़ा रोल है। बिल्कुल अरेंद्र, और नालंदा विश्वविद्यालय अगर ये बताता है कि कितनी समृद्ध भारत की शिक्षा पद्धति रही एक लंबे समय तक, और ये भी बताएगा कि इतिहास में किस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठानों को नष्ट किया गया है, नष्ट करने के कारण क्या रहे हैं, और उसके बाद भारत की ये ताकत रही है कि वो एक बार फिर उसी तरह से उठकर आज की तारीख में जब 2047 में विकसित राष्ट्र होने का भारत एक संकल्प लेता है तो किस तरह से उसको लेके आगे बढ़ रहा है। एम्बेसडर भट्टाचार्य, हम बात कर रहे थे G20 में जो आज का दिन रहा उसमें जो तमाम सफलताएं सामने आई हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लॉन्च किया गया है, क्या आपको लगता है कि दुनिया के तमाम ऐसे दो देश इस समय बहुत सी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिसमें कर्ज का संकट और उस जाल में फंसने का एक डर, और कुछ देश ऐसे जो फंस चुके हैं, उनके निकलने के रास्ते के तौर पर भी इस मंच ने, क्योंकि ये आर्थिक मोर्चे का एक पूरा ये मंच है, तो उसने एक समाधान निकाला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार को तो बढ़ाती है, विश्वास को भी बढ़ाती है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि तमाम देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाए। फाइनेंशियल वाइब्रेंसी लाने की जरूरत है, और ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है, वो भी यहाँ पे आ चुके थे और भारत के साथ उनका बहुत गरीब रिश्ता था। एक जज पाल हुआ करते थे जिन्होंने एक राय निकाला था दूसरे महायुद्ध के बाद, जिसमें उन्होंने एक डिसेंटिंग वॉइस किया था और वो एक नेशनल हीरो माना जाता रही हैं। और ये जो एक अंदाज इस समय का है, कितना महत्वपूर्ण होता है ऐसे मंचों पर जब अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के समिट होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें इस शाम के इस रात्रि भोज की क्या भूमिका रहती है? आपने देखा होगा बहुत लोग नमस्ते भी कर रहे हैं जी। ये कोविड के दौरान हैंडशेक से नमस्ते का शिफ्ट जो है बहुत ही प्रोनाउंस्ड था, और इंटरनेशनल गैदरिंग्स में जिनीवा में, न्यूयॉर्क में आप अक्सर देखते हैं कि आजकल लोग नमस्ते करते हैं हैंडशेक के बजाय। जी, ये इसको कितना आगे अग्रसर होने के लिए कितने सारे स्टेप्स लिए गए हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि आगे ये डिक्लेरेशन के चलते बहुत सारे पैराग्राफ्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पहलू हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट्स हैं, जो जिस एजेंसीज को काम करना है, उन पर
जोर दिया गया है, उन पर आग्रह किया गया है कि वो अपना काम को और आगे बढ़ाए और फुर्ती से काम करे, ताकि जेंडर इश्यूज का, इन सारी चीजों बिंदुओं का, इन सभी में जो कमियां हैं, तो वो अगर उनको अगर ठीक नहीं किया जाए तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और चूंकि हम लोग, जैसे हम अभी इस वक्त जो बात कर रहे थे कि G20 दिशा निर्देश करने के लिए दुनिया में इससे बड़ा मंच नहीं है। हालांकि G20 कोई बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं, लेकिन वो इंडिकेशन ही काफी है, क्योंकि इंडिकेशन अगर महत्वपूर्ण नहीं होते तो इन सारे देशों के जो लीडर्स हैं वो इस तरह के मंच पे अपने साथ खुद नहीं आते। तो ये कहना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी तो हम जिक्र कर रहे हैं बहुत सारी उनकी चीजों को लेकर, हम आगे देखकर खुश होते हैं। मैं ये कहूंगा कि इस डिक्लेरेशन का महत्व अभी और भी ज्यादा बिल्कुल होता नजर आएगा। बिल्कुल सर, मैं आता हूँ आपके पास। संजय भट्टाचार्य जी, आपसे एक रिएक्शन लेंगे, क्योंकि सर्गेई लावरोव साहब को हमने देखा पुतिन साहब की जगह। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे भू राजनीतिक स्थितियों के बीच में, हमारी मेजबानी के बीच में, इन तस्वीरों को? आप जानते हैं कि ऐसे जो इंटरनेशनल गैदरिंग्स होते हैं, चाहे वो G20 हो या पहले ब्रिक्स हुआ था, हर एक देश अपना जो कौन प्रतिनिधि होगा वो खुद चुनते हैं और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। और सर्गेई लावरोव तो भारत का बहुत ही पुराना मित्र भी है। हाल में आपने भी जिक्र किया था कि ब्रिक्स का जो समिट हुआ था, जो कि जोहानिसबर्ग में, उसमें भी पुतिन मौजूद नहीं थे। उन्होंने कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भारत की, और जब भारत तमाम बाली में डिक्लेरेशन रुक गया था, दो मसले थे। एक था डेट के बारे में, दक्षिण पूर्व एशिया में जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी उसके बारे में ले आए, बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 10-12 दिनों में इस समय जो आपसी समझ, और ये महज व्यापारिक रिश्ते नहीं है, बल्कि तमाम मसलों पर बढ़ती समझ ये दिखाती है कि ये बात अब एक और स्तर ऊपर है, जहां पे हमारी समझ आगे है, और फ्रांस भी हमको अहमियत किस स्तर की देता है। मिस्टर भाटिया? जी हाँ, उसका मुख्य कारण यही है कि दोनों देश, फ्रांस और भारत, हमेशा ये मानकर चलते रहे हैं कि दुनिया में हमेशा मल्टीपोलैरिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो भी देश हैं वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्रता से उसको बना सकते हैं और उसका कार्यान्वयन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा एकता का बल है जो हम दोनों को साथ रखता है। इसके अलावा बाकी तो और बहुत सारी बातें जो आपने स्वयं कही हैं, संस्कृति, कला, इतिहास, जनता से जनता का मेल, वो सब जरूरी है कि आज जो सम्मेलन हुआ है उसकी आपसी जुड़ाव ही नहीं, बल्कि कई प्रकार के संदेश भी अपने आप में दुनिया भर को देता है। किस तरह से आप देखते हैं इसको? जी हाँ, वेस्ट एशिया जो है, या जैसे मिडिल ईस्ट, कुछ क्षेत्र को होंगे, बल्कि उसके जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको भी मिल सकता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल अभी शुरुआत है इस प्रोजेक्ट की, समय लगेगा, मगर इसके परिणाम अंत में सभी देशों के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके बिजनेस के लिए और उनके नेतृत्व के लिए अच्छे होंगे, ऐसा माना जाता है। खास तौर से इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत वर्षों से लड़ाइयाँ होती रही हैं, और यदि अब ये क्षेत्र पूरी तरह से विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा, विकास पर अपना फोकस करेगा, तो निस्संदेह शांति बनाने के यत्न में जो भी पुराने संघर्ष हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगे, ऐसी आशा कर सकते हैं। जी, अम्बेसडर भाटिया, हम बात कर रहे हैं लगातार जिस तरह से आज रात का रात्रि भोज का आयोजन हो रहा है, हम ये भी देखते रहे हैं कि पिछले घंटे पहले इस परिप्रेक्ष्य में कि पिछले 9 महीनों में न ऑफिशियल स्तर पर, ना ही मंत्रियों के स्तर पर एक भी, नॉट अ सिंगल कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट हैड इमर्ज्ड। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे एकाएक इतने बड़े मामलों पर सारे पूरे 100% कॉन्सेंसस रखती हैं वस्तुएं और चीजें। इस वक्त हम रात्रि भोज का जिक्र कर रहे हैं, तो
मेन्यू में खाने की मेज पर क्या क्या चीजें कहीं ना कहीं उस खाने की मेज पर होंगी जो भारत दुनिया के सामने रखना चाहेगा कि साहब ये भी समाधान है। अगर आप मिलेट्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो खाद्य सुरक्षा भी होगी, इसके अलावा आप पर्यावरण संतुलन भी बना सकते हैं। हम विदेश नीतियों का पालन करें, यानी उदाहरण के रूप में यदि हम सामाजिक न्याय को लाने का भारत में प्रयत्न कर रहे हैं तो वही हम प्रयत्न बाहर भी करें। तो या जो हम चीज़ें जिसका हम कह रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं उसको हम कार्यान्वित भी करें। तो मुझे मालूम है कि मीडिया का बहुत रुचि है कि भाई आज का मेन्यू रात्रि भोज का मेन्यू क्या होगा। तो इस बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ निर्णय मेजबान अंत में लेते हैं। राष्ट्रपति ने स्वयं उनसे सलाह लेकर मेन्यू बना होगा, सारी तैयारियां हुई होंगी। और यदि उसमें हमने कुछ नई चीज़ें रखी हैं, मिलेट के बारे में कुछ डिशेस बनाई हैं, के समय जो खाना परोसा गया था उसमें भारतीय रंग साफ तौर से दिखाई पड़ रहे थे। भारत के प्रतीकों को भी किस तरह से खूबसूरती से सहेजा गया था, क्योंकि एक मौका होता है कि आपको अपने आप को प्रदर्शित करने का, मेहमानों के सामने रखने का। जो सत्कार करने वाला है उसकी तरफ से और जो अतिथि है उसकी तरफ से, चाहे वो रात्रि भोज वॉशिंगटन में हो रहा हो या पेरिस में हो रहा हो या दिल्ली में हो रहा हो, हमारा सबसे बड़ा धर्म यह है कि अतिथि को हम प्रसन्न करके उसको सुविधा के अनुसार उसको अपने घर में ऐसे हैं जिसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज को शामिल किया गया है, तो हम उसे नकार नहीं रहे हैं क्योंकि भू राजनीतिक परिस्थितियों का असर तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर, आर्थिक परिस्थितियों पर सीधे पड़ता है। आपने में तक इतनी स्थिति गंभीर नहीं हुई थी जितनी अब हो गई है, और इसीलिए पिछले 9 महीनों में बराबर रूस और चीन ने ये बात सामने रखी थी कि हम बाली के पैराग्राफ्स को स्वीकार नहीं करेंगे। और इससे लोगों के मन में बड़ी शंका थी कि हमारी सफलता कितनी मिल पाएगी। और इस स्टेज पर आने पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की डिप्लोमेटिक मशीन राजनीतिक नेतृत्व की गाइडेंस में जब काम करना शुरू किया तो मुझे मालूम है कि सम्मेलन शुरू होने से पहले ही हमारे पास कई ड्राफ्ट को चंद शब्दों में न कहिए, उसके लिए आप थोड़े और शब्द ले लीजिए, यानी 2 पैराग्राफ से 8 पैराग्राफ पे चले जाइए। दूसरी बात खास तौर से ये कही गई कि जिस तरह से रूस को असर, उसका प्रभाव देशों की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा पड़ा है, खास तौर से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर, और इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको अच्छी तरह से विस्तार से अपनी बातें रख दें जिस पर कि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति न हो। और यही हुआ जी, और इसीलिए समझौता बन पाया। जी भाटिया जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि कुछ जानकारी हम मेन्यू की बात कर रहे थे कि क्या कुछ खाने के पकवान में हो सकता है। जी हाँ, तो कुछ जानकारी आई है उसको साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ में। शुरुआती व्यंजन के तौर पर पात्रम का जिक्र है, ताजी हवा का झोंका, दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी के से सजे कंगनी श्री अन्न लीफ क्रिस्प रहेगा। और बाकर खानी को भी एक तरीके से परोसने की बात है, और जाए तो मधुरिमा स्वर्ण कलश का इसका नाम है, इस लिहाज से इसको परोसा जाएगा। इलायची की खुशबू वाला सांवा का हलवा, अंजीर, आड़ू, मुरब्बा और अम्बे मोहर राइस क्रिस्प के साथ में इसको तैयार किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पकवानों की लिस्ट में है। पेय पदार्थ की बात की जाए तो कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफी और दार्जिलिंग की चाय, ये कहीं परोसते हुए कहीं ना कहीं खाने की मेज पर भी भारत की विविधता के दर्शन होंगे। तमाम चीजें रखा जाता है, राजीव जी बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से मेजबान क्या अतिरिक्त उनको परोसता है इस बात को भी दिखाया जाता है, और इसमें किया गया इसका प्रदर्शन कहीं ना कहीं रहेगा। मिस्टर भाटिया, G20 के पूरे इस सम्मेलन को, मतलब इस तमाम राष्ट्र के तमाम राज्यों के व्यंजनों को चुना गया है इसके लिए, क्या आपको लगता है G20 के इस पूरे शिखर से? आपसे स्वयं पहले कहा कि जो भारत की विविधताएं हैं हर क्षेत्र में, कला, संस्कृति, हैंडी, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि मैं सबके बारे में विशेषज्ञ हूं और सबके बारे में पूरी तरह से जानता हूं, मगर जो उसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रभाव है उसके बारे में मैं जरूर कह सकता हूं कि इन सब भी, और उनके साथ जो उनकी पत्नियां आई हुई हैं उनके लिए भी मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपके साथ। और ये भी अपने सम्मेलन का एक नेता के साथ शायद उनके बच्चे भी आए हुए हैं, और फिर साथ ही साथ जो उनके प्रतिनिधि मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं
कि अशोक, आप भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। राष्ट्रपति बाइडेन भी पहुंच चुके हैं, रात्रि भोज की तैयारियां भी हो चुकी हैं। चाहेंगे दर्शकों को पता। देखिए ऋतु, यहाँ इस वक्त अगर मैं कहूँ तो भारत मंडपम में बहुत ही जो मौसम है वो बहुत ही इस वक्त खुश मिजाज है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और पूरा भारत मंडपम के दृश्य हम लगातार देख ही रहे हैं कि किस खूबसूरती से बाहर से लेकर अंदर तक इसको सजाया गया है। अभी के लिए बैठेंगे तो इनको क्या परोसा जाएगा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक लोगों के जहन में उत्साह होगा, क्योंकि हमने बर्तनों की बहुत